हे एवरीवन, वेलकम बैक इन एस्पायर एंड पायर्स क्लासेज। और आज हम लोग इडुटेरिया 5000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न जो है उसका हम लोग दूसरा प्रैक्टिस सेट शुरू कर रहे हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी आधारित क्वेश्चन भी है इसमें, तो इसलिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के साथ रिवीजन करना आसान होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासक का दरबारी था। तो ये थे जहांगीर के, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। जहांगीर के अबुल हसन नामक चित्रकार जो है वो जहांगीर शासक के दरबारी थे। और यहाँ चित्रकार का स्वर्णकार भी जहांगीर को ही कहा जाता है। इनको चित्रकार का स्वर्णकार कहा जाता है। और इनके दरबार में जो थे कुछ मशहूर चित्रकार रहते थे, जैसे कि मंसूर हुआ, अबुल हसन हुआ, ये सब जहांगीर के दरबार के चित्रकार थे। दूसरा सवाल है कि निम्नांकित में से किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, यानी कि चारों ऑप्शन इसमें सही है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। और एक और स्टेट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भी इससे लगता है। तो टोटल 5 लगता है। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल जो है वो बांग्लादेश के सीमा से लगती है। अगला सवाल है कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम करें, कि उत्तर से दक्षिण की तरफ सही क्रम क्या होगा। तो इसमें है नीलगिरी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। तो ये उत्तर से दक्षिण सही क्रम है इसका। पहले नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर इलायची पहाड़ी है। तो उत्तर से दक्षिण इसका सही क्रम ऑप्शन ए होगा। भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है। तो ये गोवा में है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गोवा में भगवान महावीर वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है, पीलीभीत और रानीपुर नेशनल पार्क है। तो ये उत्तर प्रदेश में है। और एक यहाँ है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व भी यहीं पे है। और बात करें बिहार की, तो बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है। वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर हम उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो इसमें पीएच मान पूछा है। तो वर्षा जल का जो पीएच मान होता है, जब ये 5.5 या उससे कम होता है तो उसे हम अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। और बात करें कुछ पीएच मान का, तो नींबू का पीएच मान कितना होता है। नींबू का होता है 2.4, दूध का होता है 6.5 होता है, और रक्त का 7.4 होता है, और जल का 7 होता है। तो कुछ पीएच मान इंपॉर्टेंट होते हैं जिसको याद रखना होता है। और जब 5.5 या उससे कम हो वर्षा जल का पीएच मान, तो उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो ये हुआ था जुलाई अगस्त 1946 में, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। जुलाई अगस्त 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था। और बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक जो है ये 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। 9 दिसंबर 1946 को। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो इसे याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो किस में जा सकता है। तो मौलिक अधिकार के लिए। तो मौलिक अधिकार किस में है, तो भाग 3 में है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भाग 3 में मौलिक अधिकार होता है जिसको लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्च न्यायालय जा सकता है, वो भी अनुच्छेद 32 के तहत। अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है, और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट में जा सकता है। तो ये पिछले वाली वीडियो में भी मैंने बताया था। तो ये कुछ अनुच्छेद है जिसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई थी। किस अधिवेशन के बाद हुई थी, तो बनारस अधिवेशन के बाद हुई थी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बनारस अधिवेशन जो है ये 1905 में हुआ था, और इसका बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। जो भी अधिवेशन है उसका कहाँ पे हुआ था, कौन अध्यक्षता किया था, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बनारस हो गया था। उसके बाद स्वदेशी आंदोलन हुआ। स्वदेशी आंदोलन को ही बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। बंगभंग आंदोलन जिसकी घोषणा कब हुई थी, तो 19 जुलाई
19 जुलाई 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1900 शुरुआत कब हुआ था? तो 7 अगस्त 1905 को हुआ था। और ये इसी दिन को, जैसे कि ये कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन का वहाँ पे घोषणा हुआ। 9 नंबर क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता कौन थे? तो ये कौन थे? राजकुमार शुक्ल, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। राजकुमार शुक्ल जो थे ये चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख नेता थे। और बात करें स्वामी सहजानंद सरस्वती की, तो ये जो है बिहार किसान सभा के संस्थापक थे, जो कि 1929 में बिहार किसान सभा के संस्थापक थे। ये उसमें तब स्थापना किए थे। और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना इन्होंने ही किया था, अखिल भारतीय किसान सभा। निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो ये ध्यान रखना है कि यहाँ क्या पूछ रहा है। ऐसा नहीं कि प्रत्यक्ष कर पूछा है प्रत्यक्ष कर नहीं है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर कौन है? अप्रत्यक्ष कर इसमें से कौन सा है? तो निगम कर जो है ये प्रत्यक्ष कर है, आयकर भी प्रत्यक्ष कर है, यानी कि सीमा शुल्क जो है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सीमा शुल्क जो है ये अप्रत्यक्ष कर है, सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। कार्नेटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? अयस्क या खनिज, तो ये जो है यूरेनियम का है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। यूरेनियम के कार्नेटाइट जो अयस्क है वो यूरेनियम के है। और इसका एक और अयस्क होता है जैसे कि पीच ब्लेंड भी इसी का अयस्क होता है। कार्नेटाइट तो इसमें दिया ही है, कार्नेटाइट और पीच ब्लेंड जो है वो यूरेनियम का अयस्क होता है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो ये है कैरोलस लीनियस, यानी यहाँ पे लीनियस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। कैरोलस लीनियस जो है ये द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं। और कैरोलस लीनियस जो है इन्हीं को आधुनिक वर्गीकरण का पिता भी कहा जाता है। दो जगत के अवधारणा के प्रतिपादक भी कैरोलस लीनियस को कहा जाता है। इनका बुक सिस्टमा नेचुरा है, जिसमें कि इन्होंने द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन दिया था। अगला सवाल है कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया है? तो ये 7वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया है कि कोई एक व्यक्ति जो है वो 2 या 2 अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन ये जो है 1956 में हुआ था। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनने की प्रावधान किया गया। बात करें 42वां संविधान संशोधन का, तो ये हुआ था 1976 में हुआ था, जैसे कि 3 वर्ड को इसमें जोड़ा भी गया था प्रस्तावना में। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे मिनी संविधान संशोधन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड्स बहुत सारे उसमें जोड़े गए थे संविधान में और प्रस्तावना वगैरह में। गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन हो गया कि गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो ये जयदेव थे, जो कि लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि जयदेव थे, जिन्होंने गीत गोविंद की रचना की। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर प्राथमिक शिक्षा पर दिया गया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। और शिक्षा से संबंधित बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, जैसे कि मैकाले समिति हुआ, वुड डिस्पैच समिति हुआ, हंटर समिति हुआ, सैंडलर आयोग हुआ, टोक समिति हुआ। ये सब क्या है? तो ये सब शिक्षा वगैरह से संबंधित कुछ आयोग हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो अनुसूचित क्षेत्र और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 जो है ये अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है, और ये भाग 10 में है। ये भाग 10 में है। बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो ये देता है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। जिला पंचायत राज पदाधिकारी को बिहार के पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। निम्नलिखित में कौन सा देश भू आवेष्टित नहीं है? भू आवेष्टित नहीं है मतलब कि चारों तरफ से सिर्फ स्टेट या भूमि से घिरा हुआ नहीं है।
तो जैसे रसिया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। रसिया जो है वो भू अवस्थित नहीं है क्योंकि वो सागर से लगता है। जैसे अफ़गानिस्तान, मंगोलिया, बोलीविया, ये तीनों जो है ये भू अवस्थित देश है। और देश का सबसे बड़ा भू अवस्थित देश कौन सा है, तो वो कजाकिस्तान होता है, जो चारों तरफ से भूमि से घिरा हुआ है। उसके आसपास कोई समुद्र या फिर कोई नदी, ऐसा कोई जल से उसका अटैचमेंट नहीं है। किस बौद्ध संगति के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई थी, तो ये किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान विनय पिटक और सूत पिटक की रचना की गई थी। ऐसे 4 बौद्ध संगीति हुई थी। 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकारें बनाई थी, तो कुल 8 प्रांत में, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुल 8 प्रांत में 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने अपने सरकार बनाई थी। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है, तो ये किया गया विडलम टैटम के द्वारा है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत। ये डायरेक्टली उठा के पूछ देता है किसी भी एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब है कि सुमेलित कीजिए कि तो इधर कुछ एंजाइम्स है, उधर वर्क है, इसको दोनों को सुमेलित करना है। तो बात करते हैं इरेप्सिन की, तो इरेप्सिन का क्या काम है, तो ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। इरेप्सिन जो है ये पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। ये जो क्वेश्चन है 23 नंबर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ए का 3 देखते हैं ऑप्शन में, तो सी और डी दोनों में ए का 3 है। तो आगे देखते हैं माल्टोज। माल्टोज जो है ये माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। माल्टोज जो है माल्टोज को ग्लूकोज में बदलता है। लाइपेज, यानी कि ए का 3 और बी का 1, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन से हमें चूज करना होगा तो डी करेंगे। फिर लाइपेज का देखते हैं कि क्या कार्य है। लाइपेज जो है ये शेष वसाओं को वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है। सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, तो ये दिया गया था जॉन डाल्टन के द्वारा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। धान से निकलने वाली गैस कौन सी है, तो धान से निकलने वाली गैस जो है ये मीथेन है। मीथेन जो है वो धान से निकलने वाला गैस है। गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज़्यादा होता है, तो ये होता है ध्रुव पर। ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे ज़्यादा होता है। और बात करें सबसे कम कहाँ होता है, तो वो विषुवत रेखा पे होता है। और सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, तो यहाँ विटामिन का नाम है और इसका इधर दिया है उससे मिलान करना है। तो देखते हैं कि विटामिन B1 किससे संबंधित है, तो ये थायमिन से संबंधित है। विटामिन B1 थायमिन से संबंधित है, यानी कि ए का 3, तो ए का 3 जो है ए में है और सी में है। 2 ऑप्शन में है तो बी और डी कट गया, ए और सी बचा। तो ए का 3 है। और फिर विटामिन B3 की बात करें तो विटामिन B3 ये होता है निकोटीन अम्ल। विटामिन B3 जो है ये निकोटीन अम्ल होता है। तो बी का 2 यानी कि सी और ए दोनों में बी का 2 है। तो फिर आगे देखते हैं विटामिन ई जो है ये टेकोफेरॉल, तो विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। तो इस ऑप्शन से निकाल सकते हैं सी में 4 दिया हुआ है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विटामिन B1 का थायमिन होता है, विटामिन B3 का निकोटीन अम्ल होता है, विटामिन ई का टेकोफेरॉल होता है और विटामिन के का फाइलोक्विनोन होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है, तो ध्वनि का चाल जो है निर्वात में 0 होता है। कुछ नहीं होता है, 0 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक वर्णांध पुरुष एवं सामान्य महिला के संतानों में पुत्रों के वर्णांध होने की संभावना कितनी होती है, तो ये होती है 0%, क्योंकि वर्णांध पुरुष और समान महिला के संतानों में पुत्रों के क्योंकि ये ज़्यादा महिला में फैलता है तो इसलिए 0 होगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत के किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है, तो ये एक भारत श्रेष्ठ भारत ये भारत के सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। बात करें 31 नंबर का, तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो उष्णकटिबंधीय वन है
उष्णकटिबंधीय वन जो है ये साइलेंट वैली में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन में ए का 4 किसका है, तो डी का है। तो ऑप्शन इससे एक ही ऑप्शन से निकल गया, यानी कि डी इसका राइट आंसर होगा। उष्णकटिबंधीय वन साइलेंट वैली में, शंकु वृक्ष वन जो है ये हिमाचल प्रदेश में, और कक्ष वनस्पति जो है कक्ष वनस्पति ये सुंदरवन में पाया जाता है, और पतझड़ वन जो है ये राजस्थान में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का समूह इसमें कौन सा है। तो नेपाल की सीमा से बिहार का कौन कौन सा जिला लगता है। तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण दोनों लगता है, सीतामढ़ी भी लगता है, मधुबनी भी लगता है, सुपौल भी, अररिया भी और किशनगंज भी लगता है। यानी कि नेपाल की सीमा से टोटल कितने जिले लगते हैं, टोटल 7 जिले लगते हैं। पखुई वन्यजीव अभयारण्य ये कहाँ स्थित है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। पखुई वन्यजीव अभयारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये लखनऊ में स्थित है। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ। अंग्रेजों द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था के निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। तो ये रैयतवाड़ी, इसमें 3 था, जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महलवाड़ी व्यवस्था। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था में मिलता था, क्योंकि इसमें डायरेक्ट जो टैक्स लेने वाले होते थे, मतलब जो वसूल करते थे चुंगी वगैरह, वो डायरेक्ट किसान से संबंधित होते थे, बीच में कोई जमींदार वगैरह नहीं होता था। सहायक संधि वेलेजली द्वारा लाई गई है, निम्न में से किस राज्य के शासक इनमें सम्मिलित नहीं है जो कि सहायक संधि किए हैं। मतलब ऐसे कौन से शासक हैं जिन्होंने सहायक संधि नहीं किए, तो ये होलकर हैं। इंदौर के होलकर जो है इन्होंने कभी भी सहायक संधि नहीं की। पेशवा, सिंधिया और भोसले ये लोग सहायक संधि किए। निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है, तो ये चंद प्रगोत जो है ये संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। चंद प्रगोत बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं है। अशोक, प्रसेनजीत और कनिष्क ये लोग बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बुद्ध की खरी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है, तो बुद्ध की खरी प्रतिमा जो है ये कुषाण काल में बनाई गई है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। कुषाण काल में बुद्ध की खरी प्रतिमा बनाई गई। किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए, किस राजवंश के द्वारा, तो ये गुप्त वंश के द्वारा सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसमें चूज करना है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हिंदुओं पर लगाया गया कर जजिया कर होता था, ये सही है। मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला जो कर होता था उसे जकात कहा जाता था, ये भी सही है। युद्ध में लूटा गया माल ये खुम्स कहलाता था, ये भी सही है। यानी कि मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमि कर खराज ये गलत है, क्योंकि ये जो खराज था इसको कृषि कर को खराज कहा जाता था। निकोलो कांटी किस देश के यात्री थे, तो ये इटली के थे, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। निकोलो कांटी जो है ये इटली के यात्री थे। विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा है, तो ये संगम वंश का शासन रहा है, यानी कि ये चारों वंश में संगम वंश जो है वो विजयनगर साम्राज्य पे सर्वाधिक समय तक रहा था, और ये चारों वंश जो है ये विजयनगर साम्राज्य पे राज्य किए। निम्न में से कौन लोहा का अयस्क नहीं है, तो मैलेकाइट जो है ये लोहा का अयस्क नहीं है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट और सीडेटाइट ये तीनों लोहा का अयस्क है, मैलेकाइट नहीं है। हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं, तो हीरे का क्रिस्टल जो है चतुष्फलकीय होते हैं, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार जो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो ये सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1875 में। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है वो दलाल स्ट्रीट में है, इसका मुख्यालय दलाल स्ट्रीट में है। निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है, तो अवसर लागत का सिद्धांत गॉटफ्रीड हैबलर के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। गॉटफ्रीड हैबलर ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया है। निम्नलिखित को सुमेलित करें, तो इसमें पुरस्कार है और उसका क्षेत्र है कि कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये है ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है।
ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। तो यहाँ देख सकते हैं कि एक ही ऑप्शन में ए का 4 है, यानी कि बी इसका राइट आंसर होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में, भटनागर पुरस्कार जो है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार जो है खेल के क्षेत्र में, और दादा साहब फाल्के पुरस्कार सिनेमा के क्षेत्र में। तो ये किस क्षेत्र में दिया जाता है और कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये याद रखना होगा। निम्न में कौन सी नदी जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है? तो जम्मू कश्मीर से प्रवाहित नहीं होती है पूछा है, तो यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब और सतलज, इसमें से कौन सा है जो कि जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होता है? तो सिंधु और सतलज ये जम्मू कश्मीर में प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि सिंधु नदी जो है ये लद्दाख से होकर निकल जाता है और सतलज जो है पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बहता है। झेलम और चिनाब जो है ये जम्मू कश्मीर में बहता है। निम्नलिखित में से मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी एटानानैरिवो है, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। मेडागास्कर की राजधानी एटानानैरिवो है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है? तो ये किसमें है? तो पश्चिम बंगाल में नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पश्चिम बंगाल 2011 की जनगणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में जो है नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है। तो आज हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का, और मिलते हैं फिर प्रैक्टिस सेट नंबर 3 के साथ नेक्स्ट डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इतना देर मेरे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।